हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी की जितनी क्लासेस हो गई हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों की असफलता का जिम्मेदार है। कहता है कि असंदर्भित पाठ्यक्रम होना चाहिए, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तरीके, कह रहे विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। ठीक, ऑप्शन नंबर हम 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान, यानी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में उसका मान किया जाए, यानी कि सबको अनदेखा ना किया जाए, उनके अनुसार ही शिक्षण किया जाए। यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है असफलता का कारण। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ होंगी, बिल्कुल विद्यार्थी के अनुसार अगर हम गतिविधियाँ कराएंगे। अब मैं क्रिकेट खिलवा रहा हूँ, है ना, तो जो विकलांग है पैर से, उससे थोड़ा ना खिलवाऊंगा, तो उसको दूसरी गतिविधि के माध्यम से सिखाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, यानी कि विद्यार्थी के अनुसार है, ये भी ठीक है। कहता है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, बिल्कुल जो भी हम विषय वस्तु है उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा क्या होगा, बोर भी नहीं होगा, और उसमें क्या होगा, सीखने के प्रति क्या होगा, जज्बा पैदा होगा। ठीक है, और वो बोर भी नहीं होगा, यानी कि ये भी ठीक है। अब 3 निशान तो लगाओगे नहीं तो ये कट गए, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर असंदर्भित पाठ्यक्रम होगा, यानी कि बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो पाठ्यक्रम, तो क्या होगा, विद्यार्थी असफलता के जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की असफलता का कारण क्या हो जाएगा, आपका असंदर्भित पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कहता है कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, यानी कि एक शिक्षिका देखती है कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं, जैसे व्यक्तिगत भाग बोलते हैं, को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। व्यक्तिगत बात किसने शब्द दिया है, ये वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, ठीक है, वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, कहता है अब देखो व्यक्तिगत बात वाइगोस्की ने दिया है, यानी कि बच्चों को खुद से बातें करना, अपने कार्य को दिशा देना व्यक्तिगत बात यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। तो यानी कि हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में हतोत्साहित है वो ऑप्शन काट दीजिए आप, है ना, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहित करना है ना हमें व्यक्तिगत बात को। अब प्रोत्साहित इसमें भी है, प्रोत्साहित इसमें भी है, दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, इनमें से कोई एक मिल जाएगा आपको। कहता है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कहता है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, यही गलत है। शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी तो शिक्षक स्कूल का एक ले जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि हाथ से, आँख से, यानी कि गति संबंधी चीज़ें आ रही हैं इसमें, है ना, शारीरिक निपुणता। ठीक है, तो यानी कि देखो गुणज वैफल्य, यानी कि डिस्कैलकुलिया होता है, ये गणित से संबंधित विकार होता है। ठीक है, गणित से संबंधित होता है। पठन वैफल्य जैसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक, जबकि जो हमारा क्वेश्चन है कि हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन बढ़ाने और शारीरिक निपुणता, ये किससे संबंधित है, हमारा गति समन्वय वैफल्य से संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। ठीक है, कहता है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ठीक है, फिर कहता है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान
पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है तथा उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ठीक है, कहता है कि अधिकांशतः ये पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटना शब्द गलत है। देखो मैंने बताया था कि सीटेट में रटना आ जाए, कंठस्थ आ जाए, आप ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, तथा उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ऊपर वाले पढ़ोगे ठीक लगेंगे, लेकिन उससे बेहतर ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ठीक है, कहता है प्रभावी विविध प्रावधान, सार्वभौमिक शिक्षा, तीव्र आर्थिक विकास या वांछित सामाजिक परिवर्तन। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सार्वभौमिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा, देखो सार्वभौमिक शिक्षा जो होती है समाज सुधार की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। यानी कि सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए प्रभावी विविध प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास व वांछित सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। परंतु सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए सार्वभौमिक शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि ये कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए, कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम के उचित व्यवस्था की जाए। तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो 16 को ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर आप चौथा ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान दी जानी है, आपको ये ऑप्शन ठीक लगेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इससे भी अच्छा ऑप्शन देखेंगे आप, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने, ठीक है, समाज से जुड़ा योगदान देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 100 केंद्र प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। देखो बच्चों, 100 केंद्र प्रणाली होती क्या है, जैसे कि आप लोग पहले, हम लोग हाई स्कूल में थे। ठीक है, तो हमारे सेंटर कहाँ होता था, जैसे हमारा सेंटर होता था 20 से 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक सेंटर होता था। तब हम वहाँ पर जाते थे तो क्या होता था, हाई स्कूल में नए नए टीचर होते थे, तो हम क्या होते थे, घबराते थे कि अब क्या होगा, तो आधा पेपर तो हमारा ऐसे ही बेकार हो जाता था। लेकिन 100 केंद्र प्रणाली क्या होती है कि अपने ही केंद्र में परीक्षा हो, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार विभिन्नता पाई जाती है। अतः दूसरे केंद्रों पर परीक्षा के दौरान क्या होता है, सभी विद्यार्थी समायोजन नहीं कर पाते हैं, है ना, डरने लगते हैं ना दूसरों को नए नए चेहरे देख के। तो क्या होता है कि जबकि स्वकेंद्र प्रणाली क्या होती है, शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। इससे जब बच्चा अपने ही टीचर के सामने पेपर देता है ना, तो बिना टेंशन से देता, ना ही वो डरता है उनसे। तो इसे हम बोलते हैं स्वकेंद्र प्रणाली। अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन कहता है कि इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं बताया मैंने अनुशासित, कहता है कि इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ये हो सकता है, अभी मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर। और कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है आपका। मैंने बताया था कि कथन और कारण से क्वेश्चन आए आपका, तो आप क्या करेंगे, पहले ये ऑप्शन पढ़ के देख लेंगे कि ये दोनों ऑप्शन ठीक है या नहीं है, फिर क्योंकि लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैंने बताया था केवल आनुवांशिक को नहीं, आनुवांशिक के साथ किसका, पर्यावरण का भी गुणनफल होना चाहिए। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, बी के लिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही शब्द आ गया, और केवल वंशानुक्रम करा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए। यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, तर्क लगाने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कारण तो हम तभी लगाएंगे जब इनमें से कोई ऑप्शन ठीक होता, तभी तो हम आगे तर्क लगाते हैं। यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है कि
डैश यानी कि एक्स एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। कहता है बुद्धि है, अनुशासन है, निर्देश है और मानसिक मंदता है। देखो अनुशासन निर्देश तो वैसे ही गलत हो गया, ना ही बच्चों को अनुशासन देना निर्देश, और इससे ये मैच भी नहीं कर रहा है। यानी कि बुद्धि जो है हमारी एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है, और स्किनर से संबंधित है, क्वेश्चन नहीं आता है फिलहाल के तौर पर, आप देख लीजिए, एक आध आ भी जाता है कभी कभी। कहता है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिपादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो सीखने की प्रतिपादी अनुक्रिया होती है वो जो होती है स्पष्ट होना चाहिए उद्दीपन। ठीक है, स्पष्ट उद्दीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं।